हेलो एवरीवन। आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का। ये चैप्टर दोबारा रिपीट होगा क्लास 11th में जब इसका नाम पड़ जाएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए बात करते हैं। आज हम बात जो करने वाले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें कुछ वर्ड्स है ना, मैं वर्ड बाय वर्ड बात कर लें। इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? अभी आप छोटे हो ना तो छोटी बातें रखी जा रही है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है भाई? फंडामेंटल, जैसे कि आपने इससे पहले कहाँ सुना फंडामेंटल? मैं क्लास में जब पूछता हूँ तो बच्चों के मुंह से जरूर निकल जाता है फंडामेंटल राइट्स, है ना, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, राइट टू इक्वालिटी। ऐसे जो 6 राइट्स हैं वो अगर आपको हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ये 6 के 6 राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में अगर हम बात करें कहाँ से शुरू है, जब आप एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करते हो तो हम कहते हैं कि लाइफ के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल बेसिक है, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो क्या है? सेल। यानी कि एक सेल ऐसी चीज है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो सेल होता क्या है आखिरकार, ये जानेंगे हम पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये जो अभी फर्दर अब जो पूरा चैप्टर चलेगा वो इसकी बात होगी। सो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये क्या ऑब्जर्व किया था इसने? बार्क ऑफ ट्री का जो बार्क होता है, आउटर लेयर जो होती है, उसको ऑब्जर्व किया था उसने। एंड ही फाउंड समथिंग लाइक दिस, कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स उसे नजर आए थे। राइट, ये इस तरह से। और जब उसे ये स्ट्रक्चर्स नजर आए तो उसने क्या करा, इसको कंपेयर किया और पाया कि उस टाइम पे जो मॉन्क रहते थे वो भी इसी तरीके के रूम में रहते थे, जिसको इसने कनेक्ट किया। तो ग्रीक में हमारे पास जो इन रूम्स के लिए वर्ड है वो क्या है? सेल। सेल का मतलब अ लिटिल रूम या स्मॉल रूम होता है। ठीक है, तो यही सेल। राइट, अब जब आप फिर आगे बढ़ते हो तो आप पढ़ते हो एक ऑनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में। ये उसमें आप पाते हो कि इस तरह से ऑनियन पील, खासतौर पे जो प्याज होता है, इस तरह से इसके जो अंदर वाली लेयर, अंदर की तरफ से जो ये पील निकलता है, पतला सा झल्ली जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो क्या मिलता है आपको? इस तरीके का स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप में 10x पे भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आता है। बहुत ही आसानी से हो जाता है, इनफैक्ट बहुत आसान है ये निकालना। सो लीवन ने फिर क्या किया, 1674 में लिविंग सेल फर्स्ट टाइम देखा। ये जो सेल्स थे जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे वो कैसे थे? डेड सेल्स थे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो इसने ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, वो डेड सेल्स ऑब्जर्व करे थे। बट फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया था? लीवन हुक ने इन 1674। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना यही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, फिर आता है रॉबर्ट ब्राउन। इन सभी के नाम और थोड़ा डेट जो है ना, ईयर थोड़ा सा याद रख लेना, बेटर रहेगा। सो रॉबर्ट ब्राउन जो है, इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। यानी कि अब सोचो 1600 में, ये 1674 से 1831, कितने साल बीत गए? अप्रोक्स 200 साल बीत गए, 150-200 साल, तब जाके पहली बार सेल के अंदर का न्यूक्लियस मिला। उसके बाद 1839 में, ठीक है, इसके 8 साल बाद क्या हुआ? परकिंजी आया जिसने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। आखिरकार ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, अभी आप थोड़ी देर में बात करेंगे हम कि जो हमारा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ये बेसिक है बच्चों, ये अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे, बट ये है। यानी कि ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर इसका दिमाग रहता है, डीएनए जिसको बोलते हो हम। तो ये डीएनए मौजूद रहता है इसके अंदर। सो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो आखिरकार प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के बाहर का ये जितना भी मटेरियल मौजूद है, ये पूरा का पूरा स्पेस जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के ठीक बाहर जो ये स्पेस मौजूद है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स एम्बेड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। Whereas when we say प्रोटोप्लाज्म, उसमें क्या आ जाता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड जितना लिविंग मटेरियल मौजूद है उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोटोप्लाज्म। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। तो आप कहोगे ये तो फिर सारा ही हो गया, फिर बचा क्या? लुक, हम सेल मेम्ब्रेन को इसमें काउंट नहीं करते। प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन जो है आपका, इसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सो साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस फॉर्म्स द
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ अब आ जाओ इधर। सो परकिंजी ने एक टर्म कॉइन किया था प्रोटोप्लाज्म। देन वी टॉक अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है कि जो सेल्स काम कैसे कर रही है, आखिरकार ये सेल्स हैं क्या। तो सेल थ्योरी किसने कॉइन कर दिया था? स्केलेटन, स्क्वान एंड विर्चू जो है, तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी। पर इन्होंने दो मेन बातें कही थी। फर्स्ट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेकंड, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डन। पर ये किसने दिया था? स्केलेटन एंड स्क्वान ने ये बात कही थी शुरुआत में। फिर इसी को फर्दर इलेबरेट किसने किया था? एक और पॉइंट किसने दिया? विर्चो ने। इसने कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, देखो चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सभी के सभी सेल से बने हैं और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बिना सेल के कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे कोई ये बताएगा कि आखिरकार वायरस कैसे जिंदा रहते हैं? उनके पास तो कोई सेल नहीं होते। इनफैक्ट वायरस के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वायरस के लिए असेलुलर। क्या वर्ड होता है? असेलुलर। अ का मतलब नॉट या फिर एब्सेंट। तो बिना सेल्स के जो जिंदा रहता है उसी को हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, सो वायरस असेलुलर है, स्टिल बिना सेल के भी ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अपनी तादाद बढ़ा रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सेल तो ये कहता है कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, फिर ये कैसे रह रहा है? और वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में आता है, यानी कि बॉडी के अंदर है तो लिविंग की तरह एक्ट करता है, बॉडी के बाहर है तो डेड की तरह एक्ट करता है। आखिरकार ये है क्या वायरस, है ना? ये जो कोरोना वायरस आया था, तो आपको वायरस के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, एक्चुअली में वायरस क्या है। क्या ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कोई इंटरमीडिएट स्टेज है? मैं भी ये सोचता था ये हो सकता है कोई ब्रिज हो कि लिविंग और नॉन लिविंग को कनेक्ट करता हो, राइट? बट ऐसा कुछ है नहीं। इसके ऊपर आप सर्च करें। सो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं वो सारे के सारे पहले ही मौजूद सेल्स से आए हैं। तो फिर सवाल आता है पहला सेल कैसे आया होगा? तो जब आप हायर क्लास में आओगे, क्लास 12th में, 11th में, उस टाइम पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि आखिरकार इवोल्यूशन एक वर्ड है जिससे आप समझोगे कि सेल्स इवॉल्व करा है फ्रॉम प्रिमिटिव टू दिस हायर। नाउ ये इस पॉइंट को समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिरकार प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है। इट मींस सपोज कि एक अमीबा है यहाँ पर, ठीक है, ये साइज में लार्ज होता रहता है और धीरे धीरे ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है। फिर धीरे धीरे ये दो न्यूक्लियस ऐसे सेपरेट हो जाते हैं एंड लेटर ऑन ये दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। दीज आर दी टू डॉटर सेल्स, राइट? तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये नए डॉटर सेल्स आए ये कहां से आए? पुराना जो पेरेंट अमीबा मौजूद है ऑलरेडी, द पेरेंट अमीबा जो यहां पर ऑलरेडी मौजूद है वहीं से तो आया है। जो नई डॉटर सेल्स हैं वो कहां से आए? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट अमीबा, वहां से आए। सो इसका ये मतलब है कि पेरेंट अमीबा था तभी डॉटर सेल्स आए, अदरवाइज नहीं आते। तो ये बात किसने रखी थी? विर्चो ने। आई होप इतनी बात समझ में आती हो। ठीक है, अरे बाबा। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर था ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ टर्म्स हैं जो आप जान लो, जैसे कि एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। इसमें जो बेसिक वर्ड है वो है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक। एक वर्ड सुना ना आपने, यूनिक। यूनिक वर्ड भी सुना होगा कि आप यूनिक हो, राइट? यूनिक का मतलब क्या होता है? सिंगल, मतलब और कोई दूसरा है ही नहीं। तो यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लामिडोमोनास, राइट? ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। और ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, इनका गूगल पे ना डायग्राम देखो, इनके वीडियोस देखो, ताकि आप और इंटरेस्ट ले सको इस चैप्टर में। देन मल्टी का मतलब जानते ही, ये बहुत सारे हों, और सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिल करके बना हो। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। जब ये बात आती है उसी टाइम पे एक सवाल आता है कि अगर 100 अमीबा एक साथ हो, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, अगर 100 अमीबा एक साथ हो तो वो भी तो मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। पहली बात तो ये। तो कई बच्चे कहते हैं कि हाँ सर सही बात है,
राइट, बट कई कहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं आखिरकार कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब आप कहते हो बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये क्लियर है कि वो सारे सेल्स एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डेट मीन्स दे एक्ट एज अ यूनिट। जबकि अमीबा जो है वो अगर एक साथ आ भी गए तो भी वो अपने अपने लिए खाना देखेंगे, अपने लिए न्यूट्रिशन देखेंगे। बट जब आप मल्टी सेलुलर की बात करते हो तो उसमें क्या है, उसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, नॉट एंटायर फंक्शंस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। देन एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम सिंगल सेल। ये बात कैसे समझे? चाहे इंसान हो, जानवर हो, पौधा हो, इस बात का ध्यान रखना, हम सभी एक सिंगल सेल से आए हैं जिसको हम बोलते हैं जायगोट। अगर हम इंसानों इन सब की बात करें तो खास तौर पे एक वर्ड आता है जायगोट। एनिमल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। फंजाई वगैरह में थोड़ा डिफरेंट भी आ जाता है। सो जायगोट, प्लांट्स में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, बट जायगोट जो है एक सिंगल सेल होता है। वहां से ह्यूमंस आते हैं इस तरीके के। ये देखो, ये कमाल के ह्यूमंस है, ठीक है। तो इस तरीके के ह्यूमंस आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, राइट। नाउ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आर कोरिलेटेड। ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, कोरिलेटेड मैंने ऐड किया है, बट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे इंसानों की ही बात क्यों ना करो। सपोज मैं हूं जो कि एक बड़ा ही दुबला पतला इंसान है और एक सूमो रेसलर है। अगर हम दोनों में फाइट हुई तो आपको पता ही है कौन किसको हरा सकता है। ऑब्वियस है कि वो मुझे उठा के बाहर कर देगा रिंग से बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं दुबला पतला हूं, राइट। वहां पे चाहिए बहुत सारा मास। पर वहीं अगर इसके ठीक ऑपोजिट अगर रेस हो जाए 100 मीटर की मेरे और सूमो रेसलर में, तो क्या होगा? मैं जीतूंगा बहुत ही आसानी से, वो भी आराम आराम से, उल्टे कदम चलते हुए भी। क्योंकि वहां पर दौड़ने के लिए बॉडी पतली और मस्कुलर होनी चाहिए, राइट। जबकि सुमो रेसलिंग में क्या चाहिए? बॉडी भारी होनी चाहिए ताकि उठा के आपको कोई रिंग के बाहर न कर सके। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ऑलवेज कोरिलेटेड, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर है, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके का स्फेरिकल होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने ऊपर कैरी कर सके। ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं O2 से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ढेर सारे ऑक्सीजन अपने ऊपर कैरी कर सके, इसलिए स्फेरिकल। क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है कंपेयर टू एनी सरफेस, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ये सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी। नाउ डब्ल्यूबीसी जो है, अच्छा, ये कैरी इसलिए कर रहा है ताकि सभी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन दे सके, सारे और सेल को, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उनको दे सके। नाउ डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका शेप इरेगुलर होता है, जैसे अमीबा होता है उसी तरह से इरेगुलर शेप का होता है आपका डब्ल्यूबीसी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, वहां से भी इसको गुजरना होता है। क्योंकि अगर जैसे ही कोई फॉरेन पैथोजन दिखा तो उसके पीछे पड़ के उसे किल किया जा सके, राइट। ऐसा ना हो पूरा रास्ता घूम के आना पड़े, वो वहीं से मुड़ेगा और वहीं पे उसको किल करेगा। नेक्स्ट वी हैव न्यूरॉन्स, जो कि काफी लेंदी नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि इन्हें मैसेज की डिलीवरी करनी है। इन्हें क्या डिलीवर करना होता है? मैसेज। तो ये बहुत ही लेंदी लेंदी होते हैं, ताकि एक ही बार में मैसेज यहाँ पे क्लिक हुआ, वहां पहुंच गया। देन वी हैव नेक्स्ट स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म के पास इस तरीके की टेल होती है जिससे ये मूव करे, ठीक है। ये सब चीजें क्लास 10th में और डिटेल में आप पढ़ेंगे। स्पर्म मूव करता है, ये मेल प्रोड्यूस करता है, मेल का गैमेट होता है, और फीमेल का ओवम होता है, ये लार्ज साइज का होता है, ताकि ये फूड को स्टोर करके रखे। तब जब स्पर्म आए तो फर्टिलाइजेशन हो, और उसके बाद जब तक ये यूट्रस में ना पहुंच जाए तब तक ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ढेर सारा फूड स्टोर करती है। दैट इज वाई इसका साइज काफी लार्ज होता है। ये सब आप क्लास 10th में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, राइट, और 12th में और भी ज्यादा। ओके, इसके बाद आता है ह्यूमन बॉडी वर्सेस सेल। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी वर्सेस सेल, क्या कंपैरिजन हो सकता है? ऑफ कोर्स कंपैरिजन हो सकता है। देखो, अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गए, हार्ट हो गया, तो इन सभी का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होते हैं? ऑर्गेनेल होते हैं। ऑर्गेनेल का मतलब क्या है? इट मीन्स ऑर्गन लाइक। इसका मतलब क्या है? ऑर्गन लाइक, यानी कि ऑर्गन की तरह, नॉट ऑर्गन बट ऑर्गन की तरह। अगर कंपेयर किया जाए, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, तो सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है इसका डीएनए, या फिर न्यूरॉन कह लो आप पर्टिकुलरली, तो न्यूरॉन वाला ऑर्गेनेल। स्टमक, अगर ह्यूमंस के अंदर स्टमक है तो इनके अंदर क्या होता है? कंपेयर करके सोचो जरा एक मिनट, क्या होता है? इनके अंदर है लाइसोसोम्स। दे हैव लाइसोसोम्स, ठीक है। अगर ह्यूमंस के अंदर लंग्स होता है फॉर रेस्पिरेशन, देन
ऑर्गेनेल्स के यानी कि सेल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ये करते हैं। देन अगर हम बात करें किडनी की, ये इसका है, ये इसका और ये इसका, अगर किडनी की बात करें तो किडनी का काम क्या है, साफ सफाई का ध्यान रखना और इम्प्योरिटी से दूर रखना। तो इसमें क्या है, इन सेल्स वी हैव वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल। तो ये समझ में आता है, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल। ह्यूमन बॉडी में अगर ब्रेन है तो सेल के अंदर न्यूरॉन। अगर ह्यूमन बॉडी में स्टमक, उसको कंपेयर कर सकते हो लाइसोसोम से, और लंग्स को कंपेयर कर सकते हो सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से ही ये अपना ऑक्सीजन का ट्रांसफर, यानी कि ऑक्सीजन ये सेल मेम्ब्रेन से ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी से रिलीज करता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स की तरह काम करता है। देन वी हैव किडनी, वैक्यूल की तरह काम करता है, जहां पे वेस्ट मटेरियल को रखा जाता है, फिर बाद में फेंका भी जाता है। सो लाइक दिस वी कैन कंपेयर सेल बॉडी, सेल एंड ह्यूमन बॉडी। आई होप ये समझ में आता हो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बाहर जो मौजूद होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल्स में एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, पर फिलहाल के लिए हम उसके यानी कि एनिमल सेल्स से स्टार्ट करते हैं। द आउटरमोस्ट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्यों कहा जाता है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है, देखो ना तो ये पूरी तरह से लिक्विड है कि बह जाए, ना तो पूरी तरह से सॉलिड है कि बिल्कुल भी चेंज ना हो इसका शेप एंड साइज और बाकी सब बिल्कुल स्पेसिफिक हो, फिक्स हो एक जगह पे, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, प्लाज्मा। जैसे आपने जेली खाई होगी, है ना, वो जो शॉप पे आप जेली खाते हो, तो वैसा होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो मेंशन्ड है। आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, आउटर मोस्ट, ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की। नाउ इसमें एक और चीज, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देखो क्लास 10 12th 11th में जाओगे जब, उस टाइम पे इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि जो प्रोटीन एंड लिपिड जो अभी हम लिख रहे हैं ये कैसा नजर आता है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जिनसे ये मिल करके बनता है। इसलिए सुना है ना आप प्रोटीन जो खाते हो वैसा वाला प्रोटीन अलग है, ये अलग है थोड़ा सा। नाउ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाई सेलेक्टिवली परमिएबल, ये जो सेलेक्टिव परमिएबल है, परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये सिर्फ कुछ ही चीजों को एंट्री देता है, सभी को एंट्री नहीं देता। अगर मान लो आप स्कूल में बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर एक बाउंड्री होगी चारों तरफ से जो स्कूल का एक पैरामीटर है। अगर उस बाउंड्री को हटा दिया जाए और सब्जी वाला भी आ गया इधर से, वो कबाड़ी वाला भी आ गया और सब मार्केट बना के बैठ जाए, तो स्कूल स्कूल थोड़ी रहेगा। स्कूल के अंदर टीचर्स, है ना, स्टूडेंट्स, स्टाफ, प्रिंसिपल, और यही है, यही कुछ लोग हैं जो सेलेक्टिवली अलाउड हैं, तभी वो स्कूल कहलाता है, वरना वो मार्केट बन जाएगा, राइट। तो सेल के अंदर भी कुछ ही चीजें अलाउड है, अदरवाइज सेल रहेगा कहाँ। एक इंटैक्ट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, जो टीचिंग करनी है हमें स्कूल में, उसके लिए एक पर्टिकुलर सराउंडिंग, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। इन द सेम वे सेल्स के अंदर भी यही है। उसके अंदर भी ऑर्गेनल्स अगर काम कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउज ओनली द एंट्री और एग्जिट ऑफ ओनली फ्यू सब्सटेंसेस, नॉट ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, इसमें हमें दो वर्ड समझने हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दो वर्ड कमाल के हैं। डिफ्यूजन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज डिफ्यूजन, राइट, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ मूव करना। जैसे कि अगर आपने किसी कोने में अगरबत्ती जला दी, तो वहां पे ढेर सारा मॉलिक्यूल मौजूद होगा, वो पूरे रूम में फैलता है, दिस इज डिफ्यूजन, राइट। ये है सॉलिड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन, ठीक है। अब सॉरी गैसेस का। अब ये बताओ कि अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, फॉर एग्जांपल O2 एंड CO2 की बात करें, तो सेल के इस तरफ और सेल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसमें कितने नंबर, कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है, कि अगर मान लो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है और सेल के अंदर 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं,
तो ऑक्सीजन कहां से कहां की तरफ मूव करेगा? इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो दिस विल बिकम योर हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग CONCENTRATION होता है, बट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एंड यहां पर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। किस चीज की? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की। इन द सेम वे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 5 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेफिनेटली यू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड है। इसका ये भी मतलब है कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, सपोज कि अगर हमने ये मॉलिक्यूल्स का नंबर चेंज कर दिया, अगर यहाँ पे अगर 20 है और यहाँ पे अगर 10 है, तो ये एरो चेंज नहीं हो जाएगा, फिर कहाँ हो जाएगा? उल्टा बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में ये सारी बातें लाइन टू लाइन लिखी हुई है, इनको जरा ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस है मान के चलो कि अगर ऑक्सीजन हमारे आसपास है तो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अच्छी बात है। पर अगर वहीं धुआं हो जाए और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, तो बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया एनवायरमेंट में, एज अ रिजल्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो थोड़े बहुत ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वही लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लंग्स, हमारे सेल्स को इतनी अकल नहीं है, ठीक है। सीधा कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारा इनहेल कर लेंगे हम। नाउ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये ध्यान रहे। So diffusion, it is the movement of substance from higher concentration to lower concentration. Next we have osmosis. तो osmosis क्या होता है? ये particularly आप water के molecules के लिए इस्तेमाल करते हो, right? जब water के molecules move करते हैं from higher concentration to lower concentration, then you call it as osmosis. Osmosis particularly water के लिए है, क्योंकि ये भी तो सेम है, बट इसके लिए हमने एक अलग टर्म इस्तेमाल किया है, ऑस्मोसिस, ठीक है। सो इवन दिस वन इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर सेल के बाहर अगर मान लो 50 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और अंदर में अगर सिर्फ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो आप कहोगे इसके ठीक ऑपोजिट भी तो हो सकता है। अगर बाहर में वाटर के मॉलिक्यूल्स 5 हो, सिर्फ 5 H2O हो, और अंदर में अगर 100 हो H2O, तो क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। उसको दिमाग नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा है कि भाई जो ज्यादा है जिस तरफ, वो इधर की तरफ आ जाओ, ठीक है। महाभारत में स्टोरी थी ना, आई गेस बारबरिक की, कि भाई जिसकी जनसंख्या कम होगी, युद्ध हो कि उसकी तरफ चला जाए, वो उसकी ऑपोजिट में चला जाएगा, जहां पे ज्यादा होगा उसकी तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देता है। याद है कुछ ऐसी स्टोरी महाभारत की? कमाल की है वो। नाउ 3 टाइप के सॉल्यूशन ऐसे में हम बना सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर किसी सेल को एक पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन में रखा जाए, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और उसको जरा ध्यान से देखना। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, पहले हम समझ लेते हैं चल क्या रहा है, उसके बाद इनके नाम रखेंगे। मान लो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर में कम है, मतलब 5 H2O अंदर में है और यहाँ पे 20 H2O है, बाहर में क्या है? इसके आसपास सराउंडिंग मीडियम जो है, दिस इज द सराउंडिंग मीडियम, इसमें क्या है? ज्यादा वाटर है। नाउ लेट मी नो, वाटर कहां से कहां की तरफ मूव करेगा? ऑफ कोर्स बाहर से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट, अगर बाहर में अगर वाटर कम है, सपोज यहाँ पे सिर्फ 5 H2O है और अंदर में मान लो 10 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, डेफिनेटली वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अंदर से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ये भी हम क्लियर है। देन थर्ड वन वी हैव कि अगर मान लो बाहर में 10 H2O है और अंदर भी 10 H2O है, तो क्या होगा? ये तो आप कहोगे ये तो बड़ा मुश्किल है, तो यहां पर तो मूवमेंट ही नहीं होगी। दैट इज नॉट द केस। जब बाहर और अंदर सेम होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेट मूवमेंट। ये ध्यान रखना, वी यूज द टर्म नेट मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स
ऐसा नहीं है कि 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर बाहर है और 5 अंदर है तो 20 के 20 में से ये अंदर जाएगा जब तक कि बराबर ना हो जाए, वही कर रहा है, इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनमें भी थोड़े मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाएंगे डेफिनेटली, पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करो मेला है, मेले में जब शुरुआत होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे लोग अंदर आ रहे होंगे लेकिन कुछ तो बाहर भी जा रहे होंगे ना, बट नेट मूवमेंट क्या है, अंदर की तरफ ज्यादा है, मेले के अंदर एंट्री हो रही है। अब मेला खत्म हो रहा है तो क्या होगा, ज्यादातर लोग मेले से बाहर जा रहे होंगे, बट कुछ लोग जो वहां पे काम कर रहे थे वो डेफिनेटली अंदर की तरफ आएंगे। सो नेट मूवमेंट क्या है, बाहर की तरफ है। तो कभी भी ये मत समझना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में है, बट ज्यादातर किस तरफ है वो हम कहते हैं उसके लिए वर्ड नेट मूवमेंट। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर जो सराउंडिंग मीडियम है इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें सराउंडिंग मीडियम में वाटर कम है, और इसमें सराउंडिंग मीडियम और अंदर सेल में बराबर है। इसी के बेसिस पे इनका नाम पड़ता है। सो पहला जो इसका सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हाइपो का मतलब होता है बिलो, और टोनिक यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो आपका ये रहता है वैक्यूल रहता है, उसका एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं टोन। इसके जो सॉल्यूशन है यानी कि सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है वाटर का, राइट। इसी तरह से अगर आप इस वाले की बात करो तो इसको हम बोलते हैं हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, बाहर में कम हो और सेल के अंदर क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसकी बात करो तो वी कॉल दिस एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम है ना, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम या सिमिलर बोल लो, सेम भी आ जाता है सिमिलर भी। हाइपर का बोलते हैं ना, हाइपर मत हो, हाइपर का मतलब क्या है, हाई, एंड हाइपो का मतलब क्या होता है, इट मींस लो, ठीक है। सो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप किसी सेल को रखते हो तो सेल क्या होगा, ऑब्वियसली सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सेल विल स्वेल, SWELL, स्वेल। अगर आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल विल श्रिंक, SHRINK, श्रिंक। अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो सेल विल रिमेन सेम, सेल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंज एट ऑल। ये समझ में आता है। सो नेट मूवमेंट के बेसिस पे ये चीजें हो रही हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। पहला हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। ये तीनों समझ में आते हैं। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपकी बुक में डेफिनेशंस है। इफ द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हाइपोटोनिक के लिए जो डेफिनेशन है, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम टू इनटू द सेल, देन द सेल विल गेन वाटर एंड विल स्वेल, ठीक है। ये इस तरह से डेफिनेशन तीनों का बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है 2, एक है एक्टिविटी 5.3 और एक है एक्टिविटी 5.4। दोनों एक्टिविटी है, अगर ये समझ में आ गया हो तो आप इनको भी समझ सकते हो बड़ी आसानी से। देखो इसमें पहला हम समझ ले, फर्स्ट वन, अगर कोई एक्टिविटी दिया जिसमें एग है, दिस इज द एग, जो नॉर्मल एग हम खाते हैं शॉप पे वो वाला एग। अब इसमें एग के ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं शेल, और इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि इसकी मेम्ब्रेन है, राइट। और ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। कभी अगर आपने एग को, उबले हुए एग को अगर क्या बोलते हैं डीशेल किया है, उसका मेम्ब्रेन उतारा है, ऊपर वाली शेल उतारी है, तो उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है। नाउ दिस मेम्ब्रेन अगर आप इसको HCl वाले सॉल्यूशन में डाल दो तो ये जो शेल है ये हट जाएगा, गल जाएगा पूरी तरह से। और जो एग है वो किसमें क्या बचेगा, एग के साथ, एग के साथ सिर्फ वो मेम्ब्रेन बचेगा और इसके अंदर इसका लिक्विड बचेगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डी शेल्ड एग, मतलब शेल को आपने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, अब इस डी शेल्ड एग को बड़े प्यार से होल्ड करना होगा और प्योर वाटर में अगर आपने डाल दिया, सपोज बिल्कुल क्लीन एंड प्योर वाटर में अगर आपने डाल दिया, आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स यू विल ऑब्जर्व कि एग जो है स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि
एग के बाहर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई हैं, डेफिनेटली क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल, ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि बाहर वाटर जो है मॉलिक्यूल्स ज्यादा है कंपेयर टू द सेल विद इन द सेल। नाउ सेकंड केस आता है, अगर इसी डीशेल्ड एग को, ये डीशेल्ड एग है, अगर इसके अंदर सॉल्ट वाटर या फिर शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन नहीं, सॉल्ट वाटर डालना बेटर है, नमक वाला पानी, नमक घोल देना ढेर सारा और उसके अंदर ही डाल देना, तो क्या होगा, 5 मिनट्स के बाद आप पाओगे जो एग है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट जो सेल है, ये एग शेल है, ये क्या करेगा, इट विल लूज वाटर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 5.4, सेम वही कॉन्सेप्ट है। मान लो आपने किशमिश को एक प्लेन वाटर में डाल दिया, तो आप देखते हो प्लेन वाटर क्या, किशमिश को वैसे भी हम रात में भिगोने के लिए डालते हैं, चने को भिगोते हैं हम, होता क्या है, प्लेन वाटर है इसलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है और वो स्वेल अप हो जाता है, ये इस तरह से स्वेल हो जाता है। अगर इसके ठीक ऑपोजिट, अगर आपने उसी स्वेल अप वाले, चाहे वो किशमिश हो चना हो, अगर उसको आपने सॉल्ट वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, वापस से ये वाटर जो है लूज कर देगा और ये श्रिंक हो जाएगा, जैसे किशमिश है तो वो श्रिंक हो जाएगा, चना नहीं होगा, वैसे चने को मुश्किल है, बट किशमिश जो है डेफिनेटली सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आता है ये सारा का सारा।